अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रीम फ़रूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं नावल की तरफ। नावल नेम था इश्क की सरगुज़िश्त, अज़ कलम रीम फ़रूक। आज हम करने जा रहे हैं इस नावल का पार्ट 9, जिसका मतलब है कि आज सेकेंड लास्ट पार्ट है और इसके बाद लास्ट पार्ट। सुबह का वक्त था। एनी हादी के पास बैठी हुई थी। इसकी तबीयत पहले से बेहतर थी। तुम्हारी बहन बहुत जालिम है, एक बार हाल पूछने भी नहीं आई बीमार का, वो हुफ्की से बोला। तो एनी ने नज़र उठाई, से देखा। एक बात कहूँ, मानेंगे? सो कहो, मानूंगा एक भी नहीं। हुरापी को भूल जाए। हादी ने इसे एक नज़र देखा। ये तो ऐसे हो गया कि तुम जीते जागते इंसान से कहो कि जीना भूल जाए। इसने मुस्कुराकर सर झटका। आप इन्हें भूल क्यों नहीं सकते? कितना बुरा किया है उन्होंने आपके साथ? एनी मुंह बनाकर बोली। ये दिल के काम है एनी। दिल हम पर पूरा अख्तियार रखता है और हम इस पर ज़रा सी भी दस्तरस नहीं रखते। ये चाहता भी किसी को अपनी मर्ज़ी से है और भूलता भी किसी को अपनी मर्ज़ी से ही है। फिर तो ऐसे दिल को निकाल कर फेंक देना चाहिए जो रहता तो हम में है लेकिन जीता किसी और के लिए है। हैरियत है, आज मुँह से आग क्यों बरसा रही हो? हादी ने इसे आंखें सुखेरते हुए देखा। काश मेरे लफ्ज़ों से वाकई सबको आग लग जाती। एनी लब काटते हुए बोली। अच्छा तो मुझे बताओ क्या हुआ है? इसने एनी को बगौर देखते हुए पूछा। कत्ल हो रहे हैं और सरेआम हो रहे हैं। किसके? दिल के। और किसके? और किसने किया है कत्ल? जिन पे ये मरता है वही तो मारते हैं इसे। बात तो सच्ची है तुम्हारी, लेकिन ये पागल फिर भी इन पर मरता चला जाता है। हादी ने सर्द आ भरी। कैसे हो हादी? हमाद कमरे में आया। हाँ ठीक, तू बता। एनी ने मुड़कर नहीं देखा, वो अपने हाथों को देखने लगी। मैं भी ठीक। तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियाँ लाया हूँ। कौन सी सुनोगे पहले? हमाद ने एनी को देखा, जिसका रुख हादी की तरफ ही था। कोई भी सुना दो। अलमीर बख्श गिरफ्तार हो गया है। किसने किया? वो हैरान हुआ। हुरैन ने। तुम्हारा अधूरा केस लड़ा। हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। और दूसरी खुशखबरी? एनी अपने हाथ मसलने लग गई। दिल में दुआ कर रही थी कि हमाद हादी को जानलेवा खबर ना सुनाए। मेरा निकाह हो रहा है। हमाद आहिस्ता लब बोला। निकाह? तू मेरे बिस्तर पर पड़ने का इंतज़ार कर रहा था निकाह के लिए? पहले तो इसे हैरत हुई, फिर गुस्सा आया। नहीं, मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि तू मेरे निकाह पर ठीक हो जाए। किससे है निकाह? पूछोगे नहीं? बता दो किसके नसीब फूटे? इस हादी ने तजस्सुस से पूछा। हुरैन के। और हमाद के लफ्ज़ पर एनी को अपना दिल चीरता महसूस हुआ और हादी किसी बुत का मुजस्मा बने इसे देखता रहा। मैं अब चलता हूँ, बहुत काम है। वो हादी को बुत बना छोड़कर चला गया। एनी ने अपना सर झुका दिया। इसके आंसू टिप टिप हाथों पर गिर रहे थे। इसमें हादी को देखने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए तुम मुझसे इसे भूलने का कह रही थी? हादी बमुश्किल बोला। लेकिन मेरी किस्मत, मैं फिर भी इसे दिल से नहीं निकाल सकता। इससे अपना सांस रुकता महसूस हुआ और जिस्म ठंडा पड़ने लगा। आप इन्हें कभी माफ़ ना करना। एनी की आवाज़ रोंदी हुई थी, लेकिन नज़रें फिर भी ना उठी। इसने कोई जुर्म नहीं किया जो मैं इसे माफ़ ना करूं, बल्कि हमारा हिसाब पूरा हुआ। मैंने इसे बहुत तकलीफ़ दी थी, बदले में इसने भी मुझे तकलीफ़ दे दी, लेकिन कभी ना ख़त्म होने वाली। लेकिन इसे कहना एक ही बार मेरी जान ले ले, यूँ किस्तों में मौत का मज़ा ना चिखाए। हादी के लब थरथराए थे। एनी ने बेसाख्ता नज़र उठा के इसे देखा। मुझे आराम करना है, तुम जाओ, तुम्हें बहुत काम होंगे। हादी भैया, एनी का दिल तरपा था इसे देख। प्लीज़ मुझे आराम करने दो। हादी इल्तिजाई अंदाज में कहकर करवट लेकर लेट गया। एनी कुछ देर इसे देखती रही। फिर आंसू साफ करती हुई उठ गई। हादी की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इसने कर्ब से आंखें मींच ली तो आंसू छलक कर बिस्तर पर जज़ब हो गया। हादी को अपनी जान हलक में अटकती महसूस हो रही थी। इसे लगा जैसे इसे ज़िंदगी देकर रोज़ मरने की बदवा दे दी गई हो, और इसे अब रोज़ ही तो मरना था, क्योंकि कभी इसकी दस्तरस में रहने वाली हुरैन किसी और की दस्तरस में जाने लगी थी। दोपहर के वक्त हुरैन ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। सीढ़ियाँ उतरती नजर आई। एनी इधर आओ, मेरे पास बैठो। हुरैन ने इसे सोफे पर इशारा करते हुए बोला। तुम किधर घूम रही हो? मुझे नज़र ही नहीं आई इतने दिनों से। आज की शादी में मसरूफ़ हूँ, वक्त कम है ना। एनी सोफे से टेक लगाते हुए बोली। हुरैन खामोश रही। एनी ने एक नज़र इसे देखा, जिसे दुल्हन बनने में एक दिन ही रह गया था, लेकिन नूर दूर दूर तक न था चेहरे पर। हुरापी, गेम खेलें? कौन सी? जो खेलते हैं हम। ठीक है, तुम शुरू करो। गरम? एनी ने गहरी सांस भरी। धूप? रात? हुरैन ने पूछा। अंधेरा? पानी? दरिया? झील? आंसू? रोशनी? चांद? हुरैन ने आंखें बंद कर ली। मुश्किल? सब्र? एनी के लिए सब्र करना हमेशा ही मुश्किल रहा है। मौत? जुदाई? हादी से जुदाई हुरैन के लिए किसी मौत से कम नहीं थी। फूल? मुरझाना? वो फूल थी, सो मुरझाना ही उसका मुकद्दर बना। झूठ? हादी एक झूठ था जो कभी हुरैन की ज़िंदगी का हिस्सा था। एनी ने इसके जवाब पर हुरैन को देखा, जो आंखें मूंदे बैठी थी। ख्वाब? हुरैन ने सवाल किया। हमाद? वो दिल में ही कह सकी, इसके लबों से ये नाम अदा ना हो सका।
हमाद इसके लिए अब किसी ख्वाब सा था। हुरैन ने आंखें खोली और एनी को देखा जो कहीं खोई हुई थी। एनी, तुम हार गई, तुम ठीक तो हो ना? हुरैन ने हैरत से पूछा। जी, मैं वाकई हार गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एनी सीधी हुई। कुछ तो हुआ है, गुमसुम लग रही हो, और ये गेम जो तुम कभी ना हारो वो हार गई। हाँ, नुकसान हो गया है मेरा। कैसा नुकसान? वो नॉवल की एक किताब खरीदनी थी लेकिन सारी बिक गई, और एनी झूठ बोलने में माहिर है। फिर तो तुम्हारा वाकई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हुरैन अफसोस में सर दाएं बाएं हिलाती बोली। सच में मेरा वाकई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एनी को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इसने आगे बढ़कर टेबल पर रखी कैन की बोतल उठाई और खोलने लगी, तभी इसकी उंगली कट गई और इससे खून बहने लगा। एनी, तुमने खुद को चोट लगा ली। बुआ, जल्दी से फर्स्ट एड लाएं। हुरैन इसके हाथ को थामे बोली। एनी अपनी उंगली से बहते खून को देख रही थी और एकदम इसकी आंख से आंसू गिर कर गाल पर बह गया। क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? हुरैन ने इसकी उंगली को ज़ोर से दबाया। नहीं, दर्द नहीं हो रहा। तो रो क्यों रही हो? आंसुओं को तो बस निकलने का बहाना चाहिए, वो नम आंखों से मुस्कुराती बोली। वो जो ज़रा सी चोट पर पूरे घर को सर पर उठा लेती थी, इसे आज चोट लगी और सिसकी भी नहीं निकली, क्योंकि बाकी कोई भी चोट इस चोट की तकलीफ से ज़्यादा ना थी जो उसे मिल चुकी थी। दोपहर के वक्त हुरैन पीले फ्राक और पजामा पहने हुए थी और हाथों पर हमाद के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। वो कमरे में बैठी हाथ पर लगी हुई मेहंदी को देख रही थी। कभी इसके हाथ पर हादी के नाम की मेहंदी थी और आज किसी और के नाम की। वो अपना सब कुछ पहली मोहब्बत पर लौटा चुकी थी और आज इसे किसी और से मोहब्बत करनी थी, जो वो कभी जायज़ नहीं समझती थी कि वो इंसान जो अपना सब कुछ किसी पर हार चुका हो, इसके पास किसी दूसरी मोहब्बत में लुटाने के लिए क्या रहेगा। और वो यही सोच रही थी कि वो मात को क्या देगी। और आप भी पार्लर के लिए रेडी हो जाएं, आपका ड्रेस आ गया है। एनी ने दुल्हन का जोड़ा हाथ में पकड़ा हुआ था। और एनी ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा और फिर अपना मोबाइल ढूंढने लगी। क्या कर रही हैं? मेरा मोबाइल कहाँ है? इसने बिखरे हुए कपड़ों को उठाया तो मोबाइल नजर आया। अब इस वक्त किसे कॉल करनी है? जल्दी करें ना, मम्मी मुझे बोल रही हैं। एनी ने ड्रेस बेड पर रखा। बस 2 मिनट। इसने मोबाइल कान से लगाया मगर कॉल पिक नहीं हुई। हमाद को कॉल नहीं लग रही। इतनी बेताब है बात करने के लिए? बकवास नहीं करो, ज़रूरी काम था। हुरैन ने दोबारा कॉल मिलाई। अरे, जब वो फ्री होंगे कॉल कर लेंगे, क्यों मेरा कत्ल करवाना है? आखिर हुरैन को उठना ही पड़ा। हुरैन पार्लर चली गई और एनी भी रूम में तैयार हो रही थी। तभी इसके मोबाइल पर कॉल आई। इसने इयररिंग्स कान में डालते हुए मोबाइल पर नज़र डाली तो हाथ वहीं रुक गए। वो हमाद की कॉल थी। इसने कॉल उठाई। हेलो। हेलो एनी, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। हुरैन कहाँ है? वो आपका इंतज़ार करके पार्लर जा चुकी हैं। अच्छा, इसे कॉल नहीं मिल रही। वो आए तो इसे कहना कोई ज़रूरी बात है तो मुझे बाद में बता दें। जी, अल्लाह हाफिज़। एनी ने फ़ोन रख दिया। इसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और अपने बेतरतीब धड़कते दिल पर हाथ रखकर इसे लगाम डाली। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। इसने जामनी कमीज़ और शरारा पहन रखा था, बालों को परांदा किए और दौलत चेहरे को छू रही थी। ज़्यादा मेकअप नहीं था, बिल्कुल सादा तैयार थी, लेकिन बहुत हसीन लग रही थी। एनी, तैयार हो गई तुम? अदीला अपने कमरे से निकलती बोली। जी मम्मी, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्यों, किधर जाना है तुम्हें? सब कुछ छोड़ो, मेरा ये नेकलेस बंद करो। वो हाथ में नेकलेस पकड़े खड़ी थी। मम्मी, मुझे नूर को पिक करने जाना है। आपका नेकलेस। एनी ने सीढ़ियाँ उतरती हुई कज़न का हाथ पकड़े रोका। एनी, अनीस, मम्मी को नेकलेस पहना दो। तुम क्यों लेने जा रही हो इसे? वो खुद क्यों नहीं आ रही? अदीला गुस्से में बोली। मम्मी, 2 मिनट में आ जाऊँगी, इसका ड्राइवर नहीं है। अल्लाह हाफिज़। वो कहती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। गंदी औलाद। ये नीस बेटा, मुझे पहना दो। अदीला ने इसे नेकलेस पकड़ाया। वो हॉस्पिटल के रूम में दाखिल हुई तो हादी तैयार बैठा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? हादी ने इसे सटता पाँव तैयार देखकर पूछा। हाँ, डिस्चार्ज हो रही हैं आज, तो आपसे मिलने आ गई। एनी सोफे पर बैठ गई। पप्पो मुझसे मिलना नहीं चाहती? काफ़ी दिन से नहीं आई। वो कलाई पर घड़ी पहनने लगा। मिलना चाहती हैं लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं इनमें। क्यों भाई? हादी ने हैरत से पूछा। वो शर्मिंदा हैं अपनी हूर बेटी की वजह से कि इन्होंने किस किस अंदाज में आपकी जान ली है। एनी दीवार पर टकटकी बांधी बैठी थी। इनसे कहो वो फिक्र ना करें। हुरैन के पास अगर 1000 तरीके भी हों मुझे मारने के, तो वो 1000 तरीक़ों से मेरी जान ले लेगी। आखिर ज़ालिम हसीना है वो। हादी ने ज़ख्मी सा मुस्कुराते हुए सर झटका। अब क्या करेंगे आप? ब्रेक ले रहा हूँ। किससे? ज़िंदगी से। मतलब? जा रहा हूँ। कहाँ? अभी तो तुर्की जा रहा हूँ, फिर जहाँ मेरी किस्मत ले जाए वहाँ जाऊँगा। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? एनी ने हैरानगी से देखा। तुम सब एक दूसरे के लिए हो, मेरे लिए यहाँ कोई नहीं है, इसलिए जाना चाहता हूँ। हादी ने अपने हाथ को अंगूठे से मसला। वकालत छोड़ देंगे? हाँ, लेकिन वो तो आपका पसंदीदा पेशा था। मुझे पता नहीं था मेरा पेशा मेरी जान लेने का सबब बनेगा। जानती हो, मैंने हर बड़ा मुकदमा चालाकी और दिमाग से खेला और जीत गया, लेकिन जब मोहब्बत के मुकदमे में ईमानदारी और दिल से खेला तो मोहब्बत की पहली ही सुनवाई में मुझे मात हो गई।
हर मुकदमा जीतने वाला आज अपनी मोहब्बत का मुकदमा हार गया। एनी से खामोशी से देखती रही। और आप ही जानती हैं आपने किसी का कत्ल नहीं किया। एनी की बात पर हादी का हरकत करता अंगूठा रुक गया। इसने गहरी सांस लेते हुए आंखें ज़ोर से मींच ली। लेकिन फिर भी कत्ल तो मुझसे हुआ है। गहरी सांस से इसके लब थरथराए थे, जैसे वो बस अभी रो देने वाला हो। कैसे? मैंने मोहब्बत में बेवफाई करके मोहब्बत का कत्ल किया है। और जानती हो, मोहब्बत में बेवफाई सिर्फ किसी तीसरे शख्स के आने से नहीं होती। बेवफाई के और भी बहुत से तरीके हैं। मोहब्बत करने वाले का यकीन तोड़ना, इसके एतबार की धज्जियाँ उड़ा देना और इसका मान तोड़ देना, और ये सब जुर्म मुझसे हुए हैं। एनी से बेहिस्सो हरकत देखती रही और इसने दिल में मोहब्बत को बदवा दी कि तुम कैसे कैसों को खा गई। तुम्हें भी अदालत की पहली सुनवाई में सजाए मौत नसीब हो। लेकिन वो क्या जाने कि कानून की किसी भी अदालत में मोहब्बत की कभी सुनवाई नहीं हो सकती। हुरैन दुल्हन के जोड़े में तैयार थी। ऑफ वाइट कमीज़ पर गोल्डन तिल्ले का काम और ऐसा ही शरारा था, और सर पर भी काम से भरा ऑफ वाइट दुपट्टा, और हल्के से मेकअप में भी क़यामत ढा रही थी। निकाह में कुछ वक्त रह गया था। हुरैन दुल्हन बनी अपने दादा के घुटनों से लगी बैठी थी, जो इसे मुसलसल सर पर प्यार दे रहे थे। दादा अब्बू, मैं नहीं जानती मेरा फ़ैसला ठीक है या गलत, मगर आप दुआ कीजिएगा कि जो फ़ैसला मैं ले चुकी हूँ, अल्लाह मुझे इस पर सब्र करने की तौफीक दे। तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। देखना तुम्हारी अगली मंजिल बहुत आसान होगी। तुमने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं मेरी बेटी, अब तुम्हारे ज़ख्मों को मरहम मिल जाएगी। वो इसके बालों को प्यार से सहला रहे थे। ज़ख्म किसी और से मिले हों तो इसकी दवा कोई और कैसे बन सकता है? ये सब अल्लाह के काम है मेरी जान। अगर इसने तुम्हें कुछ देकर आजमाया है तो वो तुमसे लेकर भी आजमाएगा। हुड़ापी निकाह का वक्त हो गया। एनी दरवाज़ा खोले अंदर आई। चलो मेरी बेटी, तुम्हारी खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जमशेद साहब ने आखिरी बार सर पर हाथ फेरा तो हुरैन आंखों से आंसुओं को साफ करती उठ गई। हमाद ने सफ़ेद कुर्ता पहना था जिस पर गोल्डन का काम था, और सफ़ेद ही पजामा। वो दुल्हा बने कोई हूबहू शहज़ादा लग रहा था। दोनों को आमने सामने फूलों की चादर की ओर में बिठा दिया गया था। जगह वही थी, वक्त भी वही था, मौका भी वही था, दुल्हन भी वही थी। अगर कुछ बदला था तो सिर्फ हमाद। एनी सामने खड़े दोनों को देख रही थी। नून ने आगे बढ़कर इसके हाथ से फूल लिए। एनी, तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हो? किसी लाश की तरह ठंडे पड़ते एनी के हाथ को पकड़े नूर ने परेशानी से पूछा। मुझे पकड़ के रखो नूर, मैं यहाँ ढेर होकर अपनी बहन की खुशियों को मातम का सामान नहीं बनाना चाहती। एनी ने नूर का हाथ ज़ोर से दबाते हुए कहा। एनी, तुम ठीक तो हो? कुछ मत बोलो, मैं नहीं जानती मैंने अपनी इस बेजान जिस्म को किस तरह खड़ा रखा है यहाँ। एनी के लफ्ज़ों में कपकवाहट थी। दख्तर हुरैन बिनते औरंगज़ेब, क्या आपको 10 लाख रुपए सिक्कर राजुल बख्त हमाद वल शफ़ी के साथ निकाह पढ़ाया जाता है? कबूल है? कुछ देर की खामोशी छा गई, और ये खामोशी कितने लोगों के दिल पर बनाई थी। कबूल है। हुरैन ने हादी के साथ गुजारे हर लम्हे को अपने नक्श से मिटा दिया। कबूल है। इसने हादी से की गई बेगर्ज मोहब्बत को दिल के मलबे तले दफना दिया। कबूल है। इसने खुद को हमाद की मलकियत में सौंप दिया, और आज हुरैन औरंगज़ेब और हमाद शफ़ी हुरैन हमाद शफ़ी हुए। ये खुशियों का समा किसी दुख के समा सा था, लेकिन सब खुश नज़र आ रहे थे। और आज अगर कोई बहुत खुश था तो बेशक वो महाजबीन थी, जिसने अपने बेटे की हुरैन इसे दे दी थी। निकाह में कुछ ही लोग शामिल थे, और सब अब दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे रहे थे। जहाँ आज हमाद को इसकी बेपनाह चाही मोहब्बत मिली थी, वहाँ हुरैन को इसकी बेपनाह चाही मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़ा। हुरैन बिस्तर पर बैठी हुई थी और इसकी नज़रें अपने हाथों पर मरकूज़ थीं। इर्द गिर्द फूलों की सजावट की गई थी जिसकी खुशबू फ़िज़ा में रक्स कर रही थी। वो आज दूसरी बार दुल्हन बनकर किसी और के घर, किसी और के कमरे और किसी और की मलकियत में थी। जहाँ दुल्हन हज़ारों जज्बात लिए बैठी होती है, मगर वो हर जज्बात से आ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और किसी के कदम अपनी तरफ आते महसूस किए। वो हाथों को मसलने लग गई। हमारे इसके पास बिस्तर पर बैठ गया। कैसी हो? ठीक हूँ। मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब आया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हुरैन का चेहरा घूंघट से ढका हुआ नहीं था। मुझसे अगर कोई पूछे कि तुमने दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन देखी है तो मैं तुम्हारा नाम लूँगा। मैंने हुरैन को देखा है, या इसके अलावा कभी किसी को देखा ही नहीं। वो इसके चेहरे को अपनी आंखों के हिसार में लिए बोल रहा था, और हुरैन के लब पहम पेवस्त थे और उंगलियों का मसलने का काम जारी था। हमाद ने शेरवानी की जेब से एक डिब्बी निकाली और हुरैन के सामने कर दी। इसकी हरकत करती उंगलियां थम गईं और नज़र उठाकर स्याह डब्बी को देखा। ये तुम्हारे लिए मैंने अंगूठी ली थी। इसने डब्बी खोली तो इसमें एक रिंग थी जिस पर सफ़ेद हीरा जड़ा हुआ था, और इसके चारों कोनों पर छोटे फूल बने थे। देखने में इंतहाई दिलकश थी। ये पता नहीं मैंने कब ली। तुम्हें सोच कर ली थी, लेकिन देने के गर्ज से नहीं, क्योंकि मुझे तो गुमान भी नहीं था कि कभी मुझे तुम्हारी उंगलियों में ये पहनाने का मौका भी मिलेगा। वो कहते हुए हंस दिया। लेकिन किससे पता था कि मेरे साथ साथ इस अंगूठी की किस्मत भी चमक जाएगी। क्या मैं पहना दूँ?
इसने इजाज़त चाही, जिस पर हुरैन ने नज़रें उठाई से देखा और मेहंदी लगा हाथ आगे बढ़ाया, जिसे हमाद ने थाम लिया और अंगूठी पहनाकर इसके हाथ को देखता रहा। इसके हाथ पर पहनी अंगूठी में जरा हुआ हीरा पूरे हक से चमक उठा, जैसे वो अपने असल हकदार के पास पहुंच चुका हो। हमाद ने बेसाख्ता झुककर अंगूठी पहनी हुई उंगली पर लब रख दिए, जिस पर हुरैन का दिल पूरी शिद्दत से बाहर निकलने के लिए मचल उठा। रात की इस पहर चांद भी ज़मीन पर मौजूद लोगों की तबाही देखकर बादलों में पनाह ले गया। सुबह के वक्त माजबीन टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी। इसने ब्राउन शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र पहन रखा था। बालों का स्टाइलिश जुरा किए खासी दिलकश लग रही थी। कुछ देर बाद हुरैन को कमरे से बाहर निकलते देखा। इसने मेहरून कामदार फ्रॉक और पजामा पहन रखा था और बाल खुले और सीधे थे। तुम उठ गई? जी। वो चलते हुए टेबल के पास आई। तुम्हारे घर से नाश्ता आ गया है। मैंने इस तकल्लुफ़ से मना भी किया था। वो टेबल पर इशारा करती बोली जहाँ नाश्ता लग चुका था। हुरैन ने कोई जवाब न दिया। वो हुरैन को पहले भी पसंद नहीं थी, लेकिन धमकी देने की वजह से इसे महजबीन से नफरत हो गई थी। हमाद कहाँ है? वो बस आता ही होगा। ठीक है, तुम बैठो। महजबीन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। तभी हमाद भी कमरे से निकल आया। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी। क्या हो रहा है? इनके पास आकर गर्मजोश अंदाज में बोला। कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। महजबीन ने हमाद के गाल पर हाथ रखते प्यार से कहा। आपकी बहू से कम ही लग रहा हूँ। हमाद ने मुस्कुराते हुए महजबीन के गाल पर रखे हुए हाथ को अपने हाथ में लिए हुरैन को देखा। ये तो है, चलो आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हमाद ने आगे बढ़कर हुरैन के लिए कुर्सी पीछे की, जिस पर वो बैठ गई। तो कब तक जा रहे हैं आप? वो इसके सवाल पर आंखें सुकेर कर इसे देखने लगा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हादी यानी को इतनी सुबह अपने घर के बाहर देख हैरान हुआ। मिलने आई हूँ आपसे। अंदर नहीं बुलाएंगे? वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हादी का भारी भरकम बाजू दीवार की तरह बीच में हायल था। इसने गहरी सांस भरते बाजू हटा दिया और अंदर आने का रास्ता दिया। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, छुट्टी कर ली। क्यों? शादी की खुशी में? इसने सोफे पर बैठते पूछा। नहीं, आपका गम बांटने की खुशी में। एनी पूरे इस्तहाक से सामने सोफे पर टांग जमाए बैठ गई। किस बात का गम? हादी ने आबरू उठाई। ले, दिन दिहाड़े आपकी मोहब्बत किसी और की होगी, गम नहीं मनाएंगे आप? एनी ने हैरत से पूछा। वो जिसकी हुई है वो मेरा दोस्त है और जानता हूँ बहुत खुश रखेगा। अब तुम ही बताओ, इसके खुश रहने पर गम मनाऊंगा? इनके खुश होने पर ना मनाएं, अपने बर्बाद होने पर तो मनाएं। तुम क्यों चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बैठकर गम मनाऊं? ये पहला सवाल अच्छा किया है आपने। साथ गम मनाने की ऑफर इसलिए दे रही हूँ कि आपके पास हुई तो आपको दो लफ्ज़ी जुमले दिलासे दे दूंगी या कहूँगी जाने दें, जो आपका नहीं था इस पर क्या टसवे बहाना। लेकिन अगर गले में गम मनाया तो ऐसे बिखरेंगे कि समेटे नहीं जाएंगे। वो हाथों के इशारे से बोलती गई और हादी से देखता रहा। तुम्हें लगता है मैं समेटे जाने के काबिल बच्चा भी हूँ? और इसके एक सवाल पर एनी यकटक इसे देखने लगी। इसे लगा बस जो हिम्मत वो जमा करके आई थी आंसुओं के ज़रिए बह ना जाए, वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। तभी इसने गहरा सांस लिया और आंखों को झपकते हुए आंसुओं को बाहर आने से बाज किया। किसी के पीछे बिखर जाना कहाँ की अक्लमंदी है? वो मुंह में बड़बड़ाई, जिसकी आवाज़ हादी के कानों तक पहुँच गई। तो आप ही बता दें मैडम, मोहब्बत के रुखसत हो जाने पर खुश होना कहाँ की वफादारी है? वो बेतासर लहजे में बोला। एनी लब काटते से देखने लगी और फिर उठ खड़ी हुई। तो सीधा बोले, मेरे दिलासों की ज़रूरत नहीं आपको। अकेले ही गम बनाकर किसी रांचे की तरह रोग पालने हैं। बिखरना है, मरना है, मिटना है। लेकिन एक बात बता दूँ, वो नहीं मिलने वाली आपको। मैं ख्वामखा यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर बैठी हूँ। वो सपाट से कहती हुई ड्राइंग रूम से चली गई और हादी सर्द आ भर कर इसे देखता रहा। वो गेट से बाहर निकली। आई थी तुम बड़ी तीसमार हाँ बनकर। खुद को मोहब्बत में बिखरने से रोक नहीं सकती, दूसरों को संभालने चली थी। वो खुद को कोसती अपने लब काट रही थी। आंखों में उतरती नमी के बायस इसके सामने मौजूद हर शेड धुंधली नजर आने लगी। वो गहरी सांस लेते खुद को नॉर्मल करती गाड़ी की तरफ भर गई। शाम का वक्त हो चुका था। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो वो गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल हो गई। अरे एनी बीबी, इतनी देर कर दी आपने आने में। हुरैन बीबी कब से आपका पूछ रही हैं। लॉन में खड़ी मुलाजमा ने एनी को देख फ़ौरन खबर पहुंचाई। दोस्त की तरफ देर हो गई थी। हुर आप भी आई हैं? वो होशी से कहती तेज़ कदम उठाती जाने लगी। हाँ जी, हुर बीबी और हमाद बाबा आए हैं ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं। और वहीं तेज़ कदम आहिस्ता पड़ गई और फिर यकदम रुक गई। इसे लगा वह अगला कदम नहीं उठा सकेगी। मुबारक हो एनी, तुम पर जीने के साथ साथ मरना भी वाजिब हो गया है। वो भरती गिल्टी को बमुश्किल नीचे ले गई, हाथों को मसलते अंदर बढ़ी। हुरापी आप? हुरैन को ड्राइंग रूम में बैठे पाया। आ गई तुम? कब से इंतज़ार कर रही हो तुम्हारा। हुरैन से देख बोली। हाँ, बस नूर की तरफ थी, देर हो गई आने में। एक ये और एक इसकी नूर, पता नहीं कब इनकी दोस्ती को ब्रेक लगेगी। अदीला बेगम डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाते बोली। एनी ने मुस्कुराते हुए लब काटते इधर उधर नज़र घुमाई। आपके दूल्हा साहब कहाँ हैं? वो बस थोड़ी देर पहले ही निकला है, ज़रूरी काम आ गया था। हुरैन बताते हुए उठ गई और एनी का रुका सांस बहाल हुआ। वो जल्दी से उठते सीढ़ियाँ चढ़कर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो।
अदीला ने इसे देखते कहा। आती हूँ मम्मी, वो कहती तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। सुबह का वक्त था। हुरैन सफ़ेद फ्राक और सफ़ेद ही पजामा पहने, कंधों पर सुर्ख दुपट्टा फैलाए, बाल खुले हुए कमर पर थे। ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी ड्रेसिंग को सेट कर रही थी। मुसलसल हाथों की हरकत की वजह से कलाइयों में पहनी सुर्ख चूड़ियाँ खनकती कमरे में फैली खामोशी को तोड़ती थीं। वह बॉक्स में से एक एक करके परफ्यूम्स निकाल कर सामने रखने लगी। आखिरी परफ्यूम की बोतल बॉक्स से निकाल ली कि इसका रंग देख के इसके हाथों की हरकत थम गई। वो गुलाबी रंग की थी जैसी हमाद ने इसे दी थी, बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो कितनी ही देर से देखती रही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब से मुझे तुम्हारी खुशबू के अलावा किसी की खुशबू ना आए। इससे अपने दिल में कुछ चुभदा महसूस हुआ। तभी दरवाज़ा खुला और हमाद अंदर आया। हुरैन ने चौंक कर इसे देखा। क्या कर रही हो? हमाद ने देख सवाल किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इसने फ़ौरन परफ्यूम बॉक्स में वापस डाल दी। अच्छा तो अपना हाथ लाओ। हमाद ने हाथ आगे बढ़ाया। क्यों? इसने सवालिया नज़रों से देखा। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, कभी अच्छी बीवियों की तरह हाँ में हाँ भी मिला लिया करो। वो आंखें गोल किए बोला। तो हुरैन मुस्कुराकर सर झटका और हाथ आगे कर दिया। हमाद ने इसका हाथ थामा और कमर के पीछे किए हाथ को आगे बढ़ाया, जिसमें गुलाबी और पीले फूलों का गजरा था। वो इसकी कलाई पर पहनी चूड़ियों को पीछे करता हाथ में गजरा पहनाने लगा। मैंने सोचा फूलों पर मरने वाली लड़की को रोज़ गजरों से नवाजा जाए। इसने पहनाने के बाद गजरे पर अपनी शहादत की उंगली फेरी। ये बहुत प्यारे हैं हमाद। हुरैन ने चमकती आंखों से गजरे पर हाथ फेरा। आहा, मुझे नहीं लग रहे थे इतने प्यारे। वो अब दूसरी कलाई पर पहनाने लगा। लेकिन जब कोई चीज़ तुम पहन लो तो इसे खूबसूरती मिल जाती है। इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बोला। तुम्हारा शुक्रिया, वो आहिस्ता लब बोली। कोई काम कर रही थी तुम? वो गहरी सांस भरता बेड पर बैठ गया। हाँ, बस ड्रेसिंग सेट कर रही थी, इतने दिन से कर नहीं सकी। वो दोबारा बॉक्स से सामान निकालने लगी। एनी यूनिवर्सिटी में मौजूद बाग में चक्कर काट रही थी और नूर इसके पीछे पीछे इससे बातें कर रही थी जो शायद इसके कानों तक भी नहीं पहुंच रही थी। एनी, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम चुप का रोज़ा रखे हुए हो। नूर जल कर बोली। मेरा कुछ सुनने को दिल नहीं कर रहा नूर। सुनती हूँ तो लगता है मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। एनी के चलते कदमों को ब्रेक लगी और चुप का रोज़ा टूटा। शुक्र अल्लाह का तुम बोलती हो, मुझे लगा गूंगी हो गई हो। क्यों, क्या हुआ? कानों को बहरी तो नहीं हो गई? पहली बात पर नूर ने सुख का सांस लिया और वहीं दूसरी बात पर फिक्र से पूछा। पता नहीं, मेरे इर्द गिर्द हर आवाज़ खला से आती महसूस होती है। लगता है जैसे मेरा दिल किसी खला में फंस कर रह गया हो। दिल करता है कुछ कर लो। क्या कर लो? खुदकुशी? इसने आंखें घुमाई। खुदकुशी हलाल होती तो कसम से कर लेती। काश यहाँ जिंदा लोगों को मार देना हराम हो जाए या फिर खुदकुशी हलाल हो जाए। एनी लब काटते बोली। एनी, ये दुनिया काश पर नहीं चलती। यहाँ हसरतों के सिवा कुछ नहीं। और मेरी हसरत हो रही है कि हम कैंटीन से कुछ खा लें, जो पूरी हो जाएगी। वो आबरू चुकाती एनी का बाजू पकड़े। वो आबरू चुकाती एनी का बाजू पकड़े ले जाने लगी। तुम किसी दिन खा खा कर मर जाओगी, एनी जलकर बोली। तोबा तोबा, कितनी जालिम हो। मेरे खाने पर नज़र लगाए बैठी हो। मैं तो तुम्हारे लिए बोरियों के गम मनाने के लिए पेट में कुछ होना ज़रूरी है। नूर अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाती बोली। दोपहर के वक्त हुरैन लोन की तरफ आई तो वहाँ माजबीन खड़ी मुलाजमा को पोतों को ठीक से पानी दे रही थी। ओह हुरैन, तुम आ गई, वो हुरैन को देख बोली, जिस पर हुरैन खामोश रही। अच्छी बात है तुम आ गई। देख लो, सब काम आहिर तुम्हें ही संभालना है, यहाँ के सब मुलाजमों को। वो मुस्कुरा कर बोली, जिस पर हुरैन मुस्कुरा भी ना सकी। आपको लगता है आप जो आप कर चुकी हैं सबसे बच सकती हैं? इसने तलख लहजे में सवाल किया। मैंने क्या किया है? माजबीन हैरत समोए पूछा। आप अच्छे से जानती हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, हुरैन ने दांत पीसते जवाब दिया। ओह माय डियर हुरैन, अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो तब हो जब कोई नतीजा निकले। और मुझे अब कोई क्या कर लेगा? तुम ही बता दो। क्या तुम अपने शोहर की माँ को जेल में डाल सकती हो? माजबीन के तंजिया पूछने पर हुरैन इसे लब खींच कर देखती रही। देखो, तुम अब बहू हो मेरी, हमाद की तरह मुझे अजीज़ हो। तुमसे दुश्मनी नहीं रख सकती। आखिर को मेरे बेटे की मोहब्बत हो तो बेहतर यही है सबको जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो। वो नरमी से इसके कंधे को थपकाती अंदर चली गई। रात के वक्त हादी बेड से टेक लगाए आंखों पर बाजू टकाए हुए था और साइड टेबल पर मौजूद मोबाइल न जाने कब से बज रहा था, लेकिन थकने का नाम नहीं ले रहा था। बजते हुए फिर खामोश हुआ और कमरे में कुछ देर की खामोशी छा गई। तभी वो दोबारा बज उठा। हादी ने आंखों से बाजू हटाते मोबाइल पकड़ा। स्क्रीन पर उभरता नाम एनी का था। इसने मोबाइल कान से लगाया। हद है, मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ और जुनाह है कि फ़ोन उठाना गवारा नहीं कर रहे। फ़ोन उठते ही एनी जलकर बोली। क्या बात है एनी, क्यों कॉल की है? वो भारी लहजे में बोला। तब मतलब तो अब मतलब आप मेरी कॉल से बेजार भी हो गए हैं? इसने सदमे से सवाल किया, मगर हादी कुछ ना बोला। वो मैंने पूछना था कि हमें छोड़कर कब जा रहे हैं? हादी को ना बोलते पाया तो खुद ही सवाल कर दिया। जल्द ही, मुख्तर से जवाब आया। मतलब मानते हैं हम सब पर जुल्म करने लगे हैं, क्योंकि किसी को छोड़कर जाना
जुल्म से कम नहीं होता। ऐनी के बोलते ही हादी को अपनी समातों में कर्ब से भरी आवाज़ गूंजती महसूस हुई। तुम बहुत जालिम हो हुरैन, तुमने मुझ पर रहम नहीं किया। इसने एक गहरी सांस भरी। जो जालिम होते हैं वो बस जुल्म ही करते हैं, इनसे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐनी, मैं अकेले में गम नहीं मनाऊंगा, ना ही रोऊंगा और ना ही रांझे की तरह रोक पालूंगा। इसलिए मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। हादी के संजीदा लहजे पर ऐनी कुछ देर के लिए खामोश रही। अरे मना ले गम, ना मनाया तो आपके अंदर से खाक भी नहीं मिलेगी आपकी, और जाने से पहले मिलते जाइएगा। इतना मेहरबान तो होना बनता है एक जालिम का। मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो कुछ देर फ़ोन को देखता रहा, फिर साइड टेबल पर रखकर दोबारा आंखों पर बाजू टिका लिए। शाम के वक्त हुरैन लॉन में बैठी चाय पी रही थी, तभी मेन गेट खुला और हमाद की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। हुरैन ने एक नज़र इसे देखा। वो गाड़ी से निकलकर लॉन में ही आ रहा था। क्या कर रही हो? इसके साथ कुर्सी पर बैठ गया। कुछ नहीं, चाय पियोगे तुम? नहीं, तुम पियो। इसने कुर्सी से टेक लगा ली। कहाँ गए हुए थे? बस कुछ काम था ज़रूरी। क्यों, तुमने मुझे मिस किया? हमाद ने आबरू उठाए पूछा, जिस पर हुरैन हल्का सा मुस्कुरा दी। वह कुछ सोचते कप के गिर्द उंगली चलाने लगी। हमाद, तुमसे कुछ मांगूँ तो दोगे? जान भी मांग लो तो दे दूँगा। जान क्यों मांगूँ? मुझे बेवा थोड़ी होना है, वो तनक कर बोली। मतलब मेरी जान की परवाह नहीं, अपने बेवा होने की परवाह है। हमाद ने सदमे से सामने बैठी जालिम को देखा। जान की परवाह है, तभी तो कहा। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, बोलो क्या चाहिए? इतबार चाहिए, धीमे लहजे में कहा। वो बस तुम्हारे लिए ही है, करके देख लो। वो साफ गोई से बोला। मैं तुमसे पहले भी बात करना चाह रही थी, अरीशा नुरेज़ के बारे में। मैंने इसे यूनान से बुलाया है। हुरैन के कहने पर हमाद ने इसे हैरत से देखा। अरीशा नुरेज़? वो तो मर गई, वो ज़िंदा है और ठीक है। इसने हमाद की बात काटते बताया। तुम कब से जानती हो? ज़्यादा देर नहीं हुई, बस शादी से कुछ दिन पहले ही। तो तुम अब बता रही हो मुझे? निकाह वाले दिन कॉल कर रही थी, लेकिन तुम मसरूफ़ थे। तो अब क्या चाहती हो? मैंने इसे वलीद बख्श के केस के लिए बुलाया है, तो इसे यहाँ हिफाजत की ज़रूरत है, जो शायद तुम दे सको। ठीक है, इसकी हिफाजत मेरे ज़िम्मे। मुझे बता देना वो कब आ रही है, हमाद ने सोचते हुए कहा। तुम्हारा शुक्रिया हमाद। हुरैन खुशी से चमक उठी, जिस पर हमाद मुस्कुरा दिया। तो अब तुम्हें कैसा लगता है? किस बारे में? इसने आबरू उठाई। हादी के बारे में। इसने हुरैन के चेहरे को बगौर देखते पूछा। कुछ नहीं लगता, बस खुश हूँ कि वो अच्छा इंसान ही था, वो कहते हुए हंस दी। तो तुम्हें पछतावा हुआ? पछतावा मुझे इससे गलत समझने पर नहीं हुआ हमाद। पछतावा इस बात का हुआ कि हम दोनों से मोहब्बत का भरम न रखा गया। इसने मुझ पर एतबार ना किया और मैंने आंखों देखा सच मान लिया। शायद ऐसा इसलिए हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, बस एक मोड़ पर मिलकर बिछड़ना ही किस्मत था। वो कहती गई और हमाद इसके चेहरे को देखता रहा। एनी सीढ़ियाँ उतरती दादा के कमरे का रुख कर गई। दरवाज़ा खुला था। खोला तो उन्हें बिस्तर पर बैठे पाया। मैं अंदर आ जाऊँ? इसने इजाज़त चाही। आ जाओ मेरी बच्ची, जमशेद साहब प्यार से बोले। वो चलते हुए इनके पास आकर बैठ गई। कैसे आना हुआ मेरे पास? याद आ रही थी। किसकी? उन्होंने ऐनक उतार कर साइड टेबल पर रख दी। हुड़ापी की। हुड़ापी की याद पर दादा के पास चली आई। जमशेद साहब मुस्कुरा कर बोले। हाँ, जब कोई पास हो तो गम कम होता है। मेरी बच्ची ने भी गम पाले हैं। गम कौन पालता है, खुद ही पल जाते हैं। वो मुस्कुरा दी, लेकिन लहजा उदास था। गम खुद नहीं पलते मेरी जान, बेहद गुमान कर लेना गमों को जन्म देता है। तो गुमान क्यों होते हैं इंसान को? गुमान तब होते हैं जब वो दूसरे इंसान से कुछ लेने की चाहत कर ले, जबकि दूसरे इंसान ने तो ऐसा कोई वादा नहीं लिया होता कि मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने पर दे दूँगा। और मेरी बच्ची, इंसानों के बस की बात नहीं कि वो किसी को कुछ दे सके जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो। तो गुमान से कैसे निकला जा सकता है? यकीन को तस्लीम करके ऐनी दादा की बात पर इन्हें देखती रही। मेरी वजह से मोहब्बत में मर मिटने वाले सच में मर गए, इलिशा सदमे से बोली। हमारे इसके सामने कुर्सी पर बैठा था। वो इसे कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट से पिक करके आया और इसके पूछने पर हुरैन और हादी के साथ जो हुआ सब बता दिया। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ अरीशा, शायद यही किस्मत में लिखा हुआ था। शायद ऐसे ही हुरैन को मेरे पास आना था। खुद को कसूरवार मत समझो, वो नरमी से बोला। काश मिस्टर हादी ने मुझे मार दिया होता, या काश मैं अदालत में खड़े होने की जुर्रत ना करती। मैं ना होती तो कुछ ना होता, तुम ना होती तो आज हुरैन को ये पता ना चलता कि हादी अच्छा इंसान है। तुम्हें कत्ल करके वो हुरैन का भी कत्ल कर देता, और ये बात वो अच्छे से जानता था। तो आप ही बताएं, आपको अब कोई ज़िंदा लग रहा है? अरीशा ने नज़र उठाए सवाल किया, और इसका जवाब हादी के पास नहीं था। पता है, जब मेरे सामने वो मिस्टर हादी का जिक्र करती थी तो उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती थी। वो तो अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, चाहे तो शर्त लगा लें। इसकी बात पर हमारा लब काटते से देखता रहा। रैन नीला फ्रॉक और पजामा पहने, सर को नीले ही स्ट्रॉलर से ढांपे हुए गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। वो कोर्ट में जाने से डर रही थी कि हादी से सामना ना हो। फिर वो एकदम सीधी हुई और पूरी शिद्दत से दुआ की कि आज के बाद कभी हम दोनों के रास्ते ना टकराएं।
और गलती से सामने आ भी जाए तो वो ऐसे गुजर जाए जैसे मुझे जानता ही ना हो कि कौन हुरैन। इसने दुआ करते गहरी सांस भरते कोर्ट की तरफ कदम बढ़ाए। तभी इसके कदम जाम हो गए और वो अपनी जगह मंजमद रह गई। सामने ही हादी आ रहा था। हुरैन ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। क्या दुआएं इतनी जल्दी रद्द हो जाती हैं? इसका दिल चाहा ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। वो स्याह पेंट कोट में मलबूस संजीदा दासरत लिए इसी तरफ आ रहा था। हुरैन ने मुट्ठियाँ भींच ली और हादी इसके पास बगैर इसे देखे ऐसे गुजरा जैसे इसने वाकई कहा हो, कौन हुरैन? क्या दुआएं इतनी जल्दी कबूल होती हैं? अब की बार सवाल बदल गया था और हुरैन को लगा कि वो सचमुच ज़मीन में समा गई है। इससे अपने होने पर शक सा हुआ। क्या वो कुछ पल के लिए इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए हादी को नज़र नहीं आई, या वो सिर्फ हादी की दुनिया में नहीं थी? इसे लगा वो अगला कदम नहीं उठा सकेगी। अगर उठाया तो ज़मीन बोस हो जाएगी। हुरैन को अपने सामने के मनाजिर धुंधले दिखाई देने लगे। इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो बस वहीं तक रहा। आंखें ज़ोर ज़ोर से चमकते आंसुओं को पलकों से बेचे जाने का हुक्म दिया और मुट्ठियाँ भींचते कदम बढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको पार्ट कैसा लगा। एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट ही रह गया। इसके बाद मैं अपने फर्स्ट नॉवल मोहल्ला चंद सांसों का भी ऑडियो बुक अपलोड करूँगी क्योंकि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। तो अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।